बेटा आर वी डन विथ चैप्टर नंबर 5? पूरा बिजनेस साइकिल पढ़ के हो गया? कुछ भी बाकी है? एमसीक्यूज? डिड वी स्टार्ट विथ मार्किंग्स ऑल्सो ऑफ चैप्टर नंबर 10? तो एक बार क्विकली है ना चैप्टर नंबर 5 गो थ्रू कर, कुछ डाउट है तो पूछ, नहीं रहेगा तो वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. आई एम स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 7. चैप्टर 10 का पूरा मार्किंग हो गया है कि आधा ही हुआ है? 8 पेज तक हुआ है. 8 पेजेस का मार्किंग इज ऑलरेडी डन. तो ऐसा रहेगा ना, तो पहले मार्किंग कर लेंगे सो दैट पूरा चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाए एंड देन वी स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर. सो बेसिकली वी विल बी लेफ्ट विथ 3 चैप्टर्स इन टूडेज आफ्टर टूडेज क्लास. क्या बोल रहा था हर्ष? तू कुछ बोल रहा था? हाँ, मतलब वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल, बट फर्स्ट आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू चैप्टर नंबर 5. अगर तेरे को याद रहेगा ना तो चैप्टर नंबर 5 में 2 चीजें इंपॉर्टेंट करवाई थी मैंने. एक वो फीचर्स वाला पार्ट, वो इंडिकेटर्स. हाँ मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यूज. वो एक बार गो थ्रू कर ले, फिर भी मेरे हिसाब से गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट है. क्या क्या 100% गो थ्रू करना है. पहला 4 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, वो 100% गो थ्रू करना है. उसके बाद फीचर्स 100% गो थ्रू करना ही पड़ेगा. उसके बाद कॉजेज याद है तेरे को, इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें मैंने थोड़ा नोट्स लिखवाया था. आई डोंट नो तुम लोग ने लिखा है वो नोट्स. आपके पास 15 मिनट का टाइम है, आप ये 3 चीजें गो थ्रू करो सो दैट इफ देयर आर एनी डाउट्स आई विल सॉल्व. किसी को अगर इंडिकेटर्स में प्रॉब्लम है, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंटल, तो भी आई कैन सॉल्व दोस डाउट्स. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. बट बिफोर गोइंग टू अ न्यू चैप्टर आई वॉन्ट यू टू बी क्लियर विथ चैप्टर नंबर 5. आई होप तुम लोग को टेस्ट का अनाउंसमेंट मिल गया है. आई हैव scheduled a test on chapter 3 and 4. please prepare well for the test. तो अपना देख चैप्टर 2 का टेस्ट हो गया है, 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 5 फिलहाल तो नहीं है, 6 का हो गया. तो 6 में से 4 चैप्टर का तो टेस्ट हो जाएगा. चलो पढ़ो. 15 से 20 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास. उसने कैश क्यों दिया? तो उसको बोलो कि जीपे करे. अगर वो नहीं मानेगा ना तो देखेंगे, तो उसको बोलो जीपे करने के. अगर नहीं होता है तो अपन बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे, कॉमर्स के अकाउंट में. हाँ, जैसे आप कर चेक डिपॉजिट करते हो ना, वैसे कैश डिपॉजिट. और उसको पहले तो बोलो कि कैश हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारा यहाँ पर जीपे चलता है या तो चेक चलेगा, दोनों में से एक. तो उसको बोल तब तक ये 3,000 इधर रहने दे, जिस दिन तू जीपे करेगा उस दिन हम तेरे को ये वापस दे देंगे. ऐसे कुछ नहीं हुआ ना प्रशांत दादा, तो आप जाकर डिपॉजिट करवा कर आ जाओ. 3 बजे छूटेगा वो. नहीं, तो वो तो अपन आ गया ना, बेचारे ने पैसा तो दे दिया. तो अपन उसको क्या बोलो, वो बोलो जीपे जमेगा कि नहीं जमेगा. अगर वो हाँ बोलता है तो जीपे करवा दो, नहीं हुआ तो 3 बजे आप बैंक में जाकर जमा करवा डालो, खत्म हो गया बात. पहला 4 पॉइंट क्लियर है. कैन आई से बिजनेस साइकिल इज द rhythmic fluctuation in aggregate economic activity. Business cycle is also called as trade cycle, या तो it is also called as economic cycle. हाँ, बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, ये 3 नाम है. बिजनेस साइकिल का डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज द ऑल्टरनेट स्टेजेस ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. बिजनेस साइकिल को हम मेजर कैसे करते हैं? बाय द चेंज इन रियल जीडीपी. रियल जीडीपी के लिए मैंने कुछ लिखवाया है. इट इज द चेंज इन नेशनल इनकम या जीडीपी ड्यू टू द चेंज इन आउटपुट, नॉट ड्यू टू द चेंज इन प्राइस. क्या ये भी लिखवाया है? नॉट ड्यू टू द चेंज इन प्राइस लिखा है. और चौथा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट्स आर पीक एंड ट्रफ आर कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट्स. क्या ये 4 पॉइंट क्लियर है? उसके बाद फीचर्स पे जाओ. अय्यप्पन आने वाला है, नहीं आने वाला है? क्या हो गया उसको? अरे अय्यप्पन कितना बीमार है रे तू, ऐसा क्या हो गया तेरे को? वो घर पे है, क्या हो गया उसको? बीमार है वो भी.
श्रेया, टेक केयर। हमने कितना 8 पेज का मार्किंग लिया था चैप्टर 10 का, मतलब आई थिंक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। टाइम पास, चल पहले वही करेंगे, टाइम पास है ना वो इसके फिर थोड़ा सीरियस टॉक्स में जाएंगे क्योंकि पब्लिक फाइनेंस में वी हैव टू टॉक इन डिटेल। आई एम अ लिटिल अनवेल टुडे, मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता है मैं कब तक लेक्चर लेगा, पर जब तक जमेगा तब तक पूरा लेगा। मे बी जो नोट्स वाला पार्ट है ना, मैं शायद तुम लोग को घर पे दूंगा, आज मैं शायद डिक्टेट नहीं करेगा क्योंकि मेरे को ना थोड़ा चेस्ट में पेन हो रहा है। मैं जितना कम बोलूंगा मेरे को लग रहा है आई माइट फील अ लिटिल बेटर, बट लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बी रेस्ट अश्योर्ड। सिर्फ नोट्स वाला पार्ट तुमको घर पे देगा तो चलेगा ना। अबे सालो, तुम्हारा है ना, हरामी लोग हो तुम लोग साला, तुम्हारा इंटेंशन सही नहीं लगता मेरे को। मतलब तुम फिकर दिखा मेरे को तेरा, आधा घंटा जल्दी छोड़ो, ये फिकर नहीं है। लॉ का लैंग्वेज बात करेगा अभी तू मेरे साथ, मेरी बिल्ली मेरे को मी हो। तू शायद भूल रहा है मैं सीएस प्रोफेशनल तक का एग्जाम दे चुका है, नहीं मतलब डीम्ड सीएस प्रोफेशनल के 4 ग्रुप से, 4 में से 3 में पास हुआ, 1 में फेल हुआ है। सो या आई एम 3/4 कंपनी सेक्रेटरी। 3/4, हाफ नहीं, हाफ से ज्यादा किए है। ऐसे तो मेरा एक ही पेपर क्लियर नहीं हुआ है, टैक्स। टैक्स के अलावा मेरा सब जो दूसरा पेपर था उसमें मेरे को एग्जाम्शन है, सिर्फ एक टैक्स का पेपर के वजह से क्या ही उखाड़ लेगा, मेरे को टीचिंग ही करने का है, पैसा आ रहा है। अभी क्या बताऊं तेरे को, तू क्या जाने मेरा दर्द। बेटा नेक्स्ट तीनों चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। It might take me 10 lectures to 12 lectures to complete, but those 10 to 12 lectures are deadly. कौन मेरे लिए, देख भाई मेरा तो रोज का काम है ना, डेडली तेरे लिए ही है। देखो आज अगर तूने बीच का कोई एक लेक्चर मिस कर दिया तो पूरा जो लिंक बैठता है ना वो टूट जाएगा, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अगेन तुम लोग को चाहिए तो तुम लक्ष्य को पूछ सकते हो कि वो चैप्टर्स है बहुत इंटरेस्टिंग बट कॉन्सेप्चुअल, मतलब बोलते हैं ना नेशनल इनकम कैसा अपना डेप्थ में गए थे वैसा वाला चैप्टर्स है, मतलब इट इज नो डायग्रामेटिक। चैप्टर 2, 3, 4 क्या था, मोर ऑफ डायग्राम्स। 1 and 5, 1, 5, 10 टाइम पास, एंड चैप्टर 6, 7, 8, 9 कॉन्सेप्चुअल। तो वो थोड़ा सा देखो वो फोकस उस कॉन्सेप्ट पे करना पड़ेगा, तो लेक्चर मिस करना इज गोइंग टू बी डेंजरस फॉर यू। यू अटेंड द लेक्चर्स देन देर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ यू मिस द लेक्चर्स देर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो मैंने नेक्स्ट 3 चैप्टर्स के लिए वैसे ही ये सोच कर रखा हुआ है कि योर फोकस शुड बी ऑन द कॉन्सेप्ट। नोट्स वगैरह मेरे पास पीडीएफ पड़ा है, मैं तेरे को पीडीएफ दे देगा, हाँ टाइम मिलेगा तो क्लास में लिख देगा, पर टाइम नहीं मिला तो माई इंपॉर्टेंस, माई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, नोट्स इज अ बाय प्रोडक्ट। चलो क्विकली फीचर्स का 3-4 पॉइंट पढ़ के हो जाना चाहिए।
अगर ये हो गया है तो प्लीज कंप्लीट कॉजेज ऑल्सो। एक इंटरनल था, एक एक्सटर्नल था। इंटरनल में 6 पॉइंट, एक्सटर्नल में 5 पॉइंट। उसका मैंने हैंड रिटन नोट्स बोर्ड पर बनाकर दिया था, तो वो चेक कर लो। कोई पॉइंट रिपीटेड चाहिए तो डू नॉट हेजिटेट, मैं है। मैंने पढ़ने के लिए इसीलिए दिया है क्योंकि मेरे को तुम्हारा डाउट सॉल्व करना है। तो इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड समथिंग, फील फ्री टू आस्क।
Hello, hello. Zoom class, are you all able to hear me? Hello, hello, hello. ए Zoom class, तुम लोगों को मेरा आवाज आ रहा है ना? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई दे दो प्लीज. चलो, सबका रिवीजन करके हुआ है. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? हमने 3 टाइप के इंडिकेटर्स भी पढ़े थे. एक लीडिंग इंडिकेटर, एक लैगिंग और एक कोइंसिडेंटल. कॉनकरेंट भी चलेगा. लीडिंग मतलब समथिंग विल अकर इन द प्रेजेंट जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे है. लैगिंग मतलब समथिंग इज अकर्ड इन द पास्ट जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे. समथिंग विच मूव्स लेटर, लैगिंग. समथिंग विच मूव्स इन एडवांस. समथिंग विच मूव्स साइमल्टेनियसली, कोइंसिडेंट. आर वी क्लियर? चलो, सो चैप्टर नंबर 10 में हम लोगों का आधा तो डिस्कशन करके हो गया था, जहां पर 8 पेज तक का मार्किंग्स लिया है. क्या नीति आयोग तक का सब मार्किंग हो गया है? एक बार चेक कर ले. प्राइमरी से ही बाकी है. चलो, तो प्राइमरी सेक्टर में ना बेटा बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है. आई रिपीट, प्राइमरी सेक्टर के सेक्टर, वो जो सेक्टर्स है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है. उसमें से कौन सा लार्जेस्ट है वो सब क्वेश्चंस में आता है. इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट जूट मैन्युफैक्चरर. वीट, शुगर, राइस, ये में इंडिया बहुत टॉप में चल रहा है. तो यही सारा चीज़ मार्क करना है. पहला तो ये मार्क करो, टिल द एंड ऑफ 1960s इंडिया वॉज फूड डेफिशिएंट. ये फूड डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है बेटा? अपने पास खाने पीने के भी वांदे थे. एंड वी हैड टू डिपेंड ऑन व्हाट? इंपोर्ट्स. आज के डेट में तो को लगता है इंडिया का हालत ऐसा है. इंडिया टुडे हैज बिकम अ ऑपोजिट ऑफ दैट. वी आर सेल्फ सफिशिएंट. क्या वर्ड यूज किया? सो इंडिया इज द लार्जेस्ट, अंडरलाइन करना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस, जूट, स्पाइसेस. अब आगे वो लोग ने क्या बोला है? इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया प्लांटेड अंडर वीट, राइस, कॉटन. इसमें इंडिया लार्जेस्ट है. फिर इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, फार्म्ड फिश, कॉटन, शुगर केन, वीट, राइस, कॉटन, शुगर एक्सेट्रा. कॉटन 2 बार आया है, पता नहीं क्यों, तुम एक बार काट दो. उसके बाद ये एक बार आया भी था एमसीक्यू. इंडियाज फूड एंड ग्रोसरी मार्केट इज वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट. तो एक एमसीक्यू आया था कि व्हाट इज इंडियाज रैंक, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 6th दिया था एंड आंसर वो 6th. तो अपने को ये रैंक याद रखना पड़ेगा. उसके बाद यू कैन डायरेक्टली मार्क दिस लाइन एज इंपॉर्टेंट, जहाँ पर इंडिया का 47% ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लिविंग. मतलब कहना है इसे, ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया is dependent on agriculture. I repeat, almost how much percentage is dependent on what? मतलब एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन 47% है एग्रीकल्चर का, और वो भी डायरेक्टली. इनडायरेक्टली तो और कितने लोग रहेंगे भगवान मालिक. आगे नेक्स्ट पेज पर जो पैराग्राफ दिख रहा है, India has achieved a remarkable shift. दिखा क्या? From a food deficient and import dependent nation to a food exporting nation. तो दोस्त पहले अपन क्या करते थे? Import. अब अपन क्या करते? गिरी हुई. कहाँ गिर के आई? किसके? सच्ची ऐसे कैसे गिर गई? बेड से गिर गई. बेड से गिरने पे लगता भी है. किधर था बेड? ये बहुत जोर से लगा है. फ्रैक्चर नहीं है. आगे बढ़ते. नेक्स्ट वाला पॉइंट, फ्यू इंपॉर्टेंट मेजर्स. दिख रहा है क्या? रीसेंट मेजर्स वाला पॉइंट. उसके ऊपर एक लाइन है जिसके अंदर अपीड़ा करके दिखता रहेगा. दिखा क्या? हाँ, अपीड़ा का मतलब क्या है?
एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब इस अथॉरिटी का काम क्या है? इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना इन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड. सो देखो दिया है, इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स. आज के डेट में इंडिया में एग्रीकल्चर में कितना परसेंट एफडीआई अलाउड है? 100% एफडीआई अलाउड है. बट इन व्हाट? नॉट इन एग्रीकल्चर बट इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड इन फूड प्रोडक्ट ई कॉमर्स. एग्रीकल्चर में कोई भी फॉरेनर आकर खुद का प्रोडक्शन चालू कर सकता नहीं. एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटिक रूट? दो रूट होता है, एक गवर्नमेंट का रूट होता है, एक ऑटोमेटिक रूट. गवर्नमेंट का रूट मतलब अप्रूवल लेकर आने का. ऑटोमेटिक रूट मतलब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, तेको किसी का अप्रूवल का जरूरत नहीं. ये आर वी क्लियर? अब ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना, इसमें से लास्ट अटेम्प्ट में 4 एमसीक्यू, ये जो भी दिया है ना ये सब इंपॉर्टेंट. अब इस अटेम्प्ट में इधर से 4 आए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 2 भी आएगा, अलग आएगा, तो तेको सब पता होना चाहिए. सबसे पहला एक स्कीम है जिसका नाम है किसान, पीएम किसान. इसका पर्पस क्या है? टू सपोर्ट इनकम ऑफ द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री. फिर आई एम श्योर तुम लोगों ने एमएसपी सुना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. किसको मिलता है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस? किसान को, फार्मर को मिलता है. मतलब कहने से फार्मर को दलाल लोग बहुत एक्सप्लॉइट करता है. फार्मर को दलाल लोग बहुत, तो वो दलाल लोग के एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला? तू घाबरू नकोस, मी आहे ना, मैं तेरे को एक मिनिमम प्राइस ऑफर करेगा. और तू सपोज कर तू एक फार्मर है, मैं गवर्नमेंट है और ये एक एजेंट है. मैंने तेरे को बोला कि मैं तेरे को 1000 रुपया देगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस. आई विल मिनिमम पे यू हाउ मच? 1000 फॉर एक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, जो भी गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर का डिसाइड हुआ. अब गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को लूटना चाहता है कि उसका वेलफेयर करना चाहता है, तो लो प्राइस ऑफर करेगा कि हाई प्राइस? गवर्नमेंट लो प्राइस ऑफर करेगा फार्मर को. तू किसको सपोर्ट कर रहा है? फार्मर को. तो अगर मैं फार्मर को सपोर्ट कर रहा है तो क्या मैं उसको लो प्राइस ऑफर करेगा? गवर्नमेंट खरीद रहे, ऑब्वियस. फार्मर गवर्नमेंट से क्यों है? तेरे को थोड़ा नहीं लग रहा है सस्ते नशे हो गए ये? ए फार्मर गवर्नमेंट से खरीदता है कि गवर्नमेंट फार्मर से खरीदेगा? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर द सेलर इज द फार्मर, द बायर इज द गवर्नमेंट. व्हाट विल गवर्नमेंट ऑफर द फार्मर? हाई प्राइस. अब अगर इसमें ये एजेंट बीच में आया, वो बोलता है मैं तेरे को 800 रुपया देगा. ए फार्मर कौन था? हर्ष. तेरे को एजेंट कितना ऑफर कर रहा है? 800. मैं कितना ऑफर कर रहा है? 1000. तो तू किसको बेचे? इसका मतलब कहना है इसे, ये जो बीच वाले ये दलाल लोग है, एजेंट लोग है, इंटरमीडियरीज है, उनका पत्ता कट हो गया. किसके वजह से कट हुआ? एमएसपी. और वो लोग ने बोला एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब अगर मेरे को 1 किलो को बनाने के लिए 50 रुपया रखते तो मैं कितना ऑफर करेगा? 1.5 टाइम्स 75. तो मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम कितना ऑफर करेगा? 75 रुपीज अ केजी. आर वी क्लियर? क्या ये कॉन्सेप्ट का मतलब समझा है? चल नेक्स्ट वाला क्या है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर एट व्हाट रेट? क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट का मतलब लो बोलता है. क्रेडिट का मतलब लो होता है. लोन. वो सर्दी खांसी मलेरिया कान बज रहे बेटा, सॉरी. लोन. तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मर को हायर रेट पर देना चाहिए कि लोअर पे देना चाहिए? तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड लोन्स एट अ कंसेशनल रेट. उसके बाद लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स. मतलब जो भी एडिबल ऑयल्स है उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई तो एक मिशन लॉन्च कर दिया. नेक्स्ट वाला देख, ये मस्त है, इसके ऊपर एमसीक्यू आया था. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बन गया शॉर्ट फॉर्म. प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, फसल मतलब क्रॉप जो ग्रो हुआ वो, बीमा इंश्योरेंस, योजना स्कीम, वो भी दिया है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया. इट इज अ इंश्योरेंस स्कीम
for financial support to farmers suffering from crop loss और damage. ये बराबर है. फिर एक स्कीम आया MIDH. MIDH का काम क्या है? हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर ऐसा सेरिकल्चर, पीसी कल्चर. सेरिकल्चर में सिल्क होता है. हॉर्टिकल्चर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज अबाउट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. फ्लोरिकल्चर फ्लावर, ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. उसके बाद प्रोविजन ऑफ व्हाट? सॉइल हेल्थ का. ये सॉइल का हेल्थ इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्टिलिटी है. तो गवर्नमेंट क्या करेगा? आपके सॉइल के बारे में एक रिपोर्ट बना कर देगा कि आपका सॉइल क्या चीज के लिए ज्यादा बेटर है. ये बराबर है. फिर एक और स्कीम PKVY. PKVY व्हाट इज PKVY? प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना. प्रधानमंत्री नहीं है, परंपरागत. सो परंपरागत मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी वांट कृषि मतलब फार्मर का भला हो. विकास का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट. और ये क्यों है उसका भी मीनिंग समझा है. प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ. अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, तो इन द लॉन्ग टर्म कहना से फार्मर का विकास होएगा. नेक्स्ट वाला पॉइंट, एग्री इंफ्रा फंड. मतलब एक फंड बनाया जो मीडियम या तो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो आपको फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स. इन शॉर्ट एक स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने फंड्स एलोकेट किया है. आर वी क्लियर? फिर नेक्स्ट वाला स्कीम मस्त है. नहीं, उसके पहले वाला एक और है, प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO. ये नाम क्या है? FPO का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड बेटर इनकम फॉर द प्रोड्यूसर्स थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन. नेक्स्ट, पर ड्रॉप मोर क्रॉप. मस्त. पर मोर मतलब वाटर का यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली होना चाहिए. सो schemes to increase the water use efficiency at farm level was introduced. next वाला initiation towards agricultural. ये ठीक है. setting up of micro irrigation fund मतलब irrigation को support करने के लिए fund बनाया. फिर agriculture mechanization के लिए initiatives लिया. एक concept है जिसका नाम है E-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट. दिया है क्या? नहीं दिया है. लिख दो फुल फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट. मतलब क्या है? ये नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, बट ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, ऑनलाइन है. सो इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विथ एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ APMC. नहीं याद आ रहा है. APMC क्या है? वाशी में APMC है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी. आई रिपीट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, APMC. आर वी क्लियर? अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? किसान रेल. किसान रेल मतलब फार्मर लोग ट्रैवल करेगा ट्रेन में, कि उनके प्रोड्यूस गुड्स transportation will be faster, quicker. Not just that, we have start up an ecosystem for agriculture and allied sectors. In short, agriculture को कुछ भी करके क्या करने का है? डेवलप. आर वी क्लियर? तो वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था. ये वाला पार्ट जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इसको आप मार्क कर सकते हो एज रीड वंस. क्या वो एग्रीकल्चर वाला पार्ट क्लियर है? पक्का? नो क्वेश्चंस, नो क्वेरीज. आज है ना, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा है क्योंकि इधर है ना छाला है, तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक. तो बीच में अगर मैं रुक जाऊँ ना तो समझना इधर कुछ तो हुआ है या तो इधर कुछ तो हुआ है, दोनों में से एक. और इतना खराब आया ना छाला, ना कुछ खा पा रहा हूँ ना कुछ पी पा रहा हूँ. ऐसा पानी भी पी रहा हूँ ना तो जल रहा है. इधर एग्जैक्ट इधर बीच में आए. RR लोट लगाऊँ, बहुत कुछ ट्राई किया रे. एक्चुअली क्या सीन हुआ मालूम है? हंसना मत, तो मैं बताएगा. तो
एक बार मतलब ये 4-5 दिन पहले का बात है। घर पर था, बच्चा मेरा सो गया था और मेरे को आइसक्रीम खाने का था, क्योंकि वो सोता है उसके बाद ही खा सकता है। तो मैंने आइसक्रीम का डब्बा निकाला फ्रिज में से, लाइट सब बंद था, चम्मच लिया और चम्मच गिर गया। अब चम्मच गिरा पर लाइट नहीं था और लाइट मैंने चालू नहीं किया कि ये सोच कर कि अभी एक चम्मच ही तो उठा नहीं, दिख रहा था किधर है, पर मैं भूल गया कि मेरे घर पर जो डाइनिंग टेबल था वो कांच का था। तो मैं मस्त पैकी नीचे गया और पहले तो इधर कट आ, तो वो डाइनिंग टेबल थोड़ा इनविजिबल टाइप हो गया था क्योंकि कांच का था, कांच के नीचे दिख रहा था चम्मच, पर कांच को मैं पार नहीं कर पाया, तो पूरा इधर कट हो गया। फिर वो कट के ऊपर अल्सर आ गया है और तब से लेकर अब तक मेरी जिंदगी झंड हो गई है। जाने दो। आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम तो इम्पोर्टेंट है ना, आइसक्रीम खाया तभी तो वो ब्लीडिंग, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी हुआ तो वो थोड़ा कम भी हो गया। जाने दो। सो ये हुआ डिस्कशन अबाउट विच सेक्टर, प्राइमरी। वैसे ही अपने को किसके बारे में बात करना है अभी, सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, थोड़े ही है। प्राइमरी में डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा था। ए मार्किंग्स लो तो करंटली एम्प्लॉइंग ओवर 12.1 करोड़ पीपल and having a contribution of 30% to gross value added। मतलब इंडिया 100 रुपया कमाता है तो 100 में से 30 रुपया कौन कमा कर देता है, सेकेंडरी सेक्टर। इंडिया के अंदर कितने करोड़ लोग एग्रीकल्चर अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो 12.1। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स इन एग्रीकल्चर, तो हैवी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये जितना भी दिया है ये सब किसके अंडर आता है, सेकेंडरी सेक्टर। आर वी क्लियर विद दैट। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखो, इंडिया इज रैंक 40th, दिखा 40 इन, यस पुराना वाला है, पर था अपन 81 पे, आज आ गए 40 पे 2022 में। आज के डेट में तो आई एम श्योर वी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन, बट वो डेटा नहीं है तो अपने को यही वाला डेटा फॉलो करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, DPIIT दिखा क्या, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आई रिपीट, इट इज अ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड which has a role in formulation and implementation of industrial policies। तो जो भी इंडिया के अंदर पॉलिसी बनता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसका काम किसको दिया है, DPIIT। आर वी क्लियर। चल नेक्स्ट, इसमें से फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट GST के बारे में है। ये GST पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कितने टाइप का GST होता है, कौन सा, 3। यूटी, यूनियन टेरिटरी GST, हाँ तो 4। अच्छा कभी आया ये, 1 जुलाई 2017। सारे इनडायरेक्ट टैक्स को निकाल कर एक नया टैक्स आया जिसका नाम है GST। आर वी क्लियर विद दैट। तुमको मालूम है पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस थे, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, मॉड वैट, बहुत सारा टैक्स था। आज वो सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स बन गया GST। GST के साथ आज भी 2 टैक्स थोड़ा बहुत चलता है, कस्टम्स ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। जैसे कि पेट्रोल और लिकर पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगता है। आज के डेट में ऑक्ट्रॉय गया तो तू सही है, पहले ऑक्ट्रॉय हुआ करता था, अब ऑक्ट्रॉय नाम का भी टैक्स नहीं, तो सारे टैक्सेस को कोलैबोरेट करके एक टैक्स बना दिया GST। आर वी क्लियर विद दैट। पक्का ये GST का रेफरेंस अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी आने वाला है, जो मैं तुम लोग को आज पढ़ने के लिए भी देगा, बट वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। चल नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आया बेटा, रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स। किसको पे करना पड़ता है, बिजनेस, कंपनीज। पहले कॉर्पोरेट टैक्स 25% था, वो कम करके कितना कर दिया, 22%। मतलब टैक्स बढ़ा दिया कि कम कर दिया। आई होप वी नो द स्कीम्स बाय द नेम ऑफ मेक इन इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल। कि कोई भी टाटा का कार देखोगे ना तो टाटा के कार के पीछे एक स्टिकर लिखा हुआ रहेगा, वोकल फॉर लोकल, और मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ रहेगा। सो कैन आई से मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये सब कौन से ईयर में आया, 2014।
किसके आने के वजह से आया? नरेंद्र मोदी। फिर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या लगता है, बिजनेस करना आसान होना चाहिए कि डिफिकल्ट होना चाहिए? पर अगर गवर्नमेंट ने रूल्स, रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग, प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट के अंदर जाकर सिग्नेचर्स लेना, ये सारे प्रोसीजर्स रखे रहेंगे तो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इजी रहेगा कि डिफिकल्ट? बिफोर मोदी केम, इंडियाज रैंक वाज 163। 2021 या 20, इंडियाज रैंक वाज 63। मतलब तू सोच, अपन ने कितने सारे रूल्स, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट का प्रोसीजर्स को बढ़ा दिया रहेगा कि कम कर दिया रहेगा? सो इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक मार्क करना, 63rd। दिस वाज इन द ईयर 2000 एंड कौन से ईयर में? 20। जो 2019 में कितना था? जो 2014 में 100 प्लस में था। आर वी क्लियर विद दैट? चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, पीएम गति शक्ति, मास्टर प्लान टू फैसिलिटेट डेटा बेस्ड डिसीजंस, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2022। ए लॉजिस्टिक का मतलब समझता है? ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन शुड बी एट अ हायर कॉस्ट के लो कॉस्ट। सो देख वहां पर दिया रहेगा एम्स टू लोअर द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। फिर ये वर्ड तो तुम सुन सुन के पक गया रहेगा, आत्मनिर्भर। और होना भी चाहिए। जो फिलहाल पूरे वर्ल्ड में हालत है, इराक, ईरान, इजराइल, वाट लगा पड़ा है, यूक्रेन एंड रशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें चाइना कुछ और बोल के जाता है। सो कहने से आज के डेट में बहुत सारा डिफिकल्टीज है, और ऐसे टाइम में अगर हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है बेटा कि इंडिया आत्मनिर्भर हो। इंडिया शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। देखो मालूम है, पूरे वर्ल्ड में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पहले सिर्फ 2 ही कंपनीज का हुआ करता था। डू यू नो विच कंपनीज प्रोवाइड डेबिट क्रेडिट कार्ड? कंपनी गलत है तू, वो तो ब्रांड है बेटा, वीजा एंड मास्टर कार्ड। ओनली 2 कंपनीज। बट इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया कि वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, बिकॉज ये अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस आर कॉल्ड एज द वेस्ट, और ये वेस्टर्न लोगों को है ना इंडियन लोग नहीं पसंद है, तो कभी भी बैंड बजा कर जाएगा। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम था रूपे कार्ड्स, पावर्ड बाय रूपे। मान के चलो, आज जब रशिया का वॉर हुआ ना यूक्रेन के साथ, तो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड ने उनको एक्सेस देना बंद कर दिया। अब तू सोच साला, अगर रुपए नहीं होता तो रशिया का क्या होता? वो लोग थोड़े वीक पड़ जाते। पर आज इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, बोला ये घाबरू नकोस, मी तुला रुपे कार्ड देतो, जा पूरे रशिया में तू रुपे का कार्ड अनाउंस कर दे। तो आज इंडिया के अंदर क्या जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने। सेल्फ डिपेंडेंस इज बेटर देन इंटर डिपेंडेंस। सो आत्मनिर्भर भारत वेरी इंपॉर्टेंट। PLI दिख रहा है क्या? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। उसके बाद डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीन फील्ड? आई डाउट तुमको समझता है नहीं रे। ग्रीन फील्ड मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होता है, नहीं पता। 2 कॉन्सेप्ट है बेटा, एक ग्रीन फील्ड और एक ब्राउन फील्ड। क्या बोला? एक और एक ब्राउन। ग्रीन फील्ड का मतलब एक नई नवेली दुल्हन। पहली बार ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। जैसे कि नवी मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो वो नया एयरपोर्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। पर अपना अंधेरी या विले पार्ले में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, उसमें अगर मॉडिफिकेशन किया तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। सो देख क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल रीजन, मतलब पहले बार नए रीजन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये बराबर रीजन्स बोलो, एरियाज बोलो, नोड्स विथ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक ऐसी जगह का डेवलपमेंट करेंगे जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर सके फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, और वो कोई एग्जिस्टिंग जगह नहीं होगा, वो कोई कंप्लीटली न्यू जगह होगी। आर वी क्लियर?
चल नेक्स्ट वाला एक स्कीम आया जिसका नाम क्या है, बस में ट्रैवल करता है कोई, इलेक्ट्रिक बस में किया क्या? इलेक्ट्रिक बस पे तुमने कभी ये देखा नहीं, फेम लिखा हुआ है। अभी नोटिस करना, कभी भी कोई इलेक्ट्रिक बस में जाएगा ना तो फेम का फुल फॉर्म ही तेरे को आंसर दे देगा, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहां पर भी बस सिस्टम है ना, मेट्रो सिटीज के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आए। अंडर विच स्कीम? अंडर द स्कीम ऑफ फेम, that is for promoting and manufacturing of electric and hybrid vehicle technology। यार भी क्लियर श्योर है। फिर एक और स्कीम है जिसका नाम है उद्यमी भारत। उद्यमी मतलब स्मॉल स्केल एंड मीडियम सेक्टर्स जो होते हैं ना, एसएमएमई, एमएसएमई। तो देख यहाँ पर दिया हुआ रहेगा एमएसएमई, करेक्ट दिखकर बोला। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्या हो गया, हाँ पढ़ा रहेगा। नेक्स्ट पीएम का मित्र स्कीम। अभी अगर तू देखेगा तो ये पूरा में क्या करवा रहा है, जो गवर्नमेंट का नया नया स्कीम है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसके बारे में अपने को इन डेप्थ एनालिसिस थोड़ी करने का, अपने को पता होना चाहिए मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, किसान का फुल फॉर्म क्या है, अपीडा का फुल फॉर्म क्या है, ई नाम का फुल फॉर्म क्या है, आई डोंट नो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का पर्पस क्या है। तो ये सब तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट्स लगेगा इसके लिए। ओके नेक्स्ट गोइंग ऑन, इंडिया के अंदर कहना है इसका 100% एफडीआई इज अलाउड इन सेल ऑफ कोल एक्टिविटीज। एक बोर्ड था जिसका नाम है एफआईपीबी, एक बोर्ड है जिसका नाम है एफआईपीबी, उसको निकाल दिया और उसकी जगह पर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, फिफ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। तो पहले क्या था, एफआईपीबी, अब क्या है एफआईएफ। यार बी क्लियर विद दैट। और ये एफआईएफ ने क्या किया, बहुत गजब का काम किया। 853 एफडीआई proposals were disposed of in the last 5 years. FDI has increased by 39% after the existence of FIF. मतलब FIF का मोटिव क्या है, एफिशिएंटली काम करना कि इनएफिशिएंटली काम करना? एफिशिएंटली काम करना उसका मोटिव है। यार भी क्लियर। फिर एक स्कीम आया रो डेप्ट, दिखा क्या, रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पर जो भी ड्यूटीज और टैक्सेस पे किया है उस पर रेमिशन, मतलब तुमको वो पैसा वापस मिलेगा। इसका दिस वॉज फॉर्म टू रिप्लेस द MEIS स्कीम। कभी एग्जाम में आएगा, डैश स्कीम रिप्लेस द डैश स्कीम। बताओ, जवाब दो मेरे को। आरओ डेप्ट रिप्लेस्ड ME, अभी इसके लिए साला फुल फॉर्म भी तो पता होना चाहिए। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। और इसका क्या फुल फॉर्म है, दूसरा MIS, इट इज समथिंग बाय द नेम ऑफ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। आर वी क्लियर? चल नेक्स्ट वाला क्या आया, तो डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। फिर इंडिया के रैंक के बारे में आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वी आर एट 40th रैंक। और एक स्कीम लॉन्च किया है फॉर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यार भी क्लियर? बाकी का जो भी यहाँ पर दिया है नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, यू कैन मार्क इट एज रीड वंस। और टर्शियरी सेक्टर तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है बेटा, उसके अंदर ज़्यादा कुछ है ही नहीं। 3-4 चीज़ों को मार्क करना पड़ेगा बेटा। अंडरलाइन 53.89%, मतलब 100 रुपए में से 53 रुपीज कौन कंट्रीब्यूट करता है, 30 रुपीज कौन कंट्रीब्यूट करता है, 17-18 रुपया प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। बट मोर देन 60%, अपना मोर देन 50% GDP, ओनली 30% इज एम्प्लॉयमेंट। मतलब टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड कितने लोग हैं, 30% के आसपास, पर उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 53। जबकि एग्रीकल्चर में उल्टा है, एम्प्लॉयड कितने, 47, बट कंट्रीब्यूशन टू GDP कितना है, 17-18। आर वी क्लियर? श्योर हो? चलो उसके बाद देख, ये लिखा है
service sector is the fastest growing sector in India and has the highest labor productivity. उसके बाद India is among the top 10 WTO members in service exporters. India service exports are $27 billion. And I think that's about it in tertiary sector. और कुछ important है नहीं. Clear, sure. इसमें पूरे के पूरे 18 MCQ है. Complete करो and then we will discuss and start with a new chapter. माँ कसम वाला सच बताओ, क्या लोगों ने ये पेजेस पढ़े थे? और जो भी तुम्हारे डाउट्स थे क्या वो क्लियर हो गए हैं? हाँ, डाउट नहीं था वो भी क्लियर हो गया. देख, दैट इज द अल्टीमेट गोल. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ना, मैं तेको सच्ची बता रहा, इट्स अ थियोरेटिकल चैप्टर. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ प्रैक्टिकलिटी एंड द ओनली थिंग दैट इज देयर इन दिस चैप्टर इज इतिहास, हिस्ट्री है. तो थोड़ा, पर इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना बेटा. एग्जाम में 10 मार्क का एमसीक्यूज आ जाएगा तो क्या करेंगे अपन? अपने पास ऑप्शन नहीं है दोस्त. तो भले ही ये चैप्टर अपने को इतना मजा नहीं आया रहेगा, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी बोरिंग रहे. मैंने तुम लोगों को कुछ पढ़ाया थोड़ी है, मार्किंग्स ही दी है. पर तेरे को ये चैप्टर पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा. तू अगर ये बोलेगी कि मैं एग्जाम में ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ के जाऊँ, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन बिकॉज 10 MCQs विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर. क्या करेंगे फिर? 10 MCQs और तेरे को लग रहा है कुछ डिफिकल्ट है? सिर्फ पढ़ना ही तो है. क्या करने का मालूम है? जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह है उसका है ना, तुम लोग जब पढ़ोगे, हाँ, एवरी 1-2-3 पेज का नोट्स बना डालो कि APMC का फुल फॉर्म क्या है, ई नाम का फुल फॉर्म क्या है, जो भी. मतलब सी व्हाट आई मीन टू से इज यू शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट. ये 12 पेज को 4 पेज में कैसे कन्वर्ट करने का ये टैलेंट तुम में होना चाहिए. तुम लोगों का पेपर्स वगैरह सब मिल रहे हैं ना? तुम लोगों को कोई बाकी है देने का? सारे मिल गए? लॉ का तो हाँ, मतलब अभी संडे को ही दिया. उसके पहले के सारे मिल गए. आई थिंक बाय फ्राइडे, नहीं आज थर्सडे है ना ऑलरेडी. लेटेस्ट नेक्स्ट वीक विल ट्राई फॉर सैटरडे. टेस्ट कैसा गया लॉ का बाय द वे? अच्छा गया. प्रिपरेशन करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा. अभी तुम लोग का कौन सा एक्ट चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू हो गया? कौन से यूनिट तक पहुंचे? गजब, मतलब यू आर गोइंग एट अ गुड स्पीड. फास्ट तो नहीं लग रहा है ना? यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 पर हो. ओके, होगा. अभी तक हुआ नहीं है. ये वीक में है 3-4 लेक्चर्स वापस ऑलरेडी हो चुके हैं ना. पर सो आई होप वो स्पीड भी अभी, मतलब जो लॉ के लेक्चर्स थोड़े कम लग रहे थे, अब वो साक्षी मैम का स्लॉट खाली हो गया है तो उनका लेक्चर्स आने लग गया है. राकेश सर का भी कम हो गया है तो आएगा. एंड एक तरीके से बताऊँ, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू कि लॉ थोड़ा लास्ट में होगा. क्योंकि जितना लास्ट में होगा उतना याद रहेगा ना. आज ही देख एक्सपीरियंस क्या हो रहा है कि सर ये चैप्टर बहुत पहले पढ़ा था तो याद नहीं है. वैसे ही जितना लॉ लास्ट में होएगा उतना तुम्हारे लिए एक एडवांटेज है कि लेट पढ़ाया गया रहेगा तो तेरे दिमाग में रहेगा. सो ट्रस्ट मी, शायद भगवान का ही ये सिग्नल था कि भाई इनिशियली थोड़े कम लेक्चर्स हुए, बाद में थोड़े ज़्यादा हुए, तो तुम लोगों के लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाए. हो तो जाएगा ही रे. देख, व्हेन यू आर सिंसियर नो यू विल क्लियर. I have no doubts in any one of you all if you all are sincere. The problem is sincerity. The problem is consistency. ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक दिन का बीच में ब्रेक ले लें, क्योंकि वो एक दिन का ब्रेक कभी भी एक दिन का होता ही नहीं. तो why there was a test on this Sunday? एक्चुअली मैं तो टाइम टेबल में आया नहीं, ये मेरे को हर्ष ने इन्फॉर्म किया. तो मैं बोला यार क्यों नहीं है. मैंने थोड़ा कॉजेज वगैरह फाइंड किया. मैं बोला तेल लेने को गया. मेरा तो चैप्टर हो गया है, कुछ नहीं हुआ, मैं पेपर बना कर दे देगा. टेस्ट चलता रहेगा ना तो सर के ऊपर एक प्रिपरेशन का प्रेशर रहता है और वो प्रेशर में पढ़ाई होती है. वो प्रेशर थोड़ा रहने देना, थोड़ा पढ़ाई अच्छे से करते रहना. सॉरी, रखना है टेस्ट मॉड्यूल 2 का, चलेगा, डन. तो ये अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट के लिए कर देते हैं. ये नेक्स्ट तो संडे को है ऑलरेडी इको का,
अभी 2 चैप्टर्स कर ही नहीं पाएंगे. वॉल्यूम 2 में कैन यू टेल मी द चैप्टर्स? वो भूल जाए. व्हाट्सएप पर एक बार मेरे को मैसेज डाल देना, मैं याद रखने का कोशिश करेगा. पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स, बराबर, डन. तो अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक उसके ऊपर टेस्ट रखने का कोशिश करेंगे. एक ही रखूं? 2 नहीं हो सकता है? ओके, तो दोनों में से कोई भी एक का रख दें. डन. मतलब या तो मैं कंपनी अकाउंट्स का टेस्ट रख देगा, ऐसा क्या? तो आई विल आस्क नियत, किसने पढ़ा है? तो आई विल आस्क हर व्हाट कैन बी द टॉपिक्स ऑन विच वी कैन टेक टेस्ट. देख, कोई ना कोई तो टेस्ट रहेगा. कोशिश करूंगा कि अकाउंट्स का. अभी एक एक करके एक हफ्ते में एक ही मिलता है भाई. मैथ्स का तो फिर भी 3-4 हो चुका है. इकोनॉमिक्स का तो मैं बहुत पीछे पड़ के ले रहा हूं. आई विल एंश्योर. अकाउंट्स का एक तो हुआ है ना, चलेगा. मतलब अभी अपन मॉड्यूल 2 का रख देंगे. तो तुम लोग है ना प्रिपरेशन चालू कर ही देना, इररिस्पेक्टिव चाहे कोई भी टेस्ट हो. प्रिपरेशन, सी, डोंट वेट फॉर द टेस्ट टू बी अनाउंस्ड. मार्क माई वर्ड्स, वेदर देर इज अ टेस्ट और नॉट अ टेस्ट, योर प्रिपरेशन शुड गो ऑन. अगर टाइम टेबल में नहीं आया, मैं अलग से आउट ऑफ द वे जाकर टेस्ट अनाउंस करूँ, पर कर. हो गए क्या बेटा? कैन वी स्टार्ट द डिस्कशन? यू वांट फॉर 4-5 मिनट्स? चलेगा. आई विल स्टार्ट एट 2:45. नींद में से गिर गई, नींद में से गिर गई. ख्याल रख. कौन सा हैंड? राइट. राइट ही है ना? शिफा, पढ़ाई कैसे चल रहा है? अच्छी से चल रही है ना? पढ़ ले, मान मेरा बात. फेल हो जाएगा. फेल मत हो. फेल होने का जो फियर है ना बेटा, वो बहुत गंदा है. और फेल होने का फीलिंग इज द वर्स्ट फीलिंग ऑन द अर्थ. ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि आज तक कभी फेलियर देखा नहीं. फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर या सीनियर जूनियर जो भी है तुम्हारा एजुकेशन, 12वीं तक तो कोई फेल ही नहीं होता. तो हुआ है तो अलग बात है. इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट फेलियर. उससे अच्छा ये है कि दिन का 15 घंटा पढ़ाई कर लो, पर पास हो. इंटर तक का जर्नी मुश्किल है, फाइनल का जर्नी आसान रहेगा. इंटर लेवल तक बहुत घिसवाना पड़ता है, पर पैसा भी तो उसी का मिलता है ना. आज चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग छापते हैं पैसा, तो अगर उतना छापना है तो उतना घिसवाना भी पड़ेगा. घिसवा लो, थोड़ा एफर्ट्स डाल दो, थोड़ा. थोड़ा पीछे देख देख कर जवाब देने पड़ रहे. हाँ, इधर है. इधर लिखो. कुछ याद नहीं आ रहा रहेगा तो पीछे देखकर देखना पड़ता रहेगा ना कि कहां पर है ये पॉइंट. इट्स ओनली अबाउट मोर रीडिंग. तो ये चैप्टर को अपने को लास्ट डे को भी पढ़ के जाना पड़ेगा. सब कुछ नहीं पढ़ने का. जो इम्पोर्टेंट वाला दिया है ना, मार्किंग्स, वो पढ़ के जाना. तो देख, मैंने तेरा लाइफ ऑलरेडी बहुत आसान कर दिया है. अगर ये चैप्टर 12 पेज का है ना, तो मैंने मार्किंग्स में उसको 4 से 5 पेज का तो बना दिया. मेरे को एक और पॉइंट दिखा, मार्क कर लो ना. द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अंदर इंडिया इज 7th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई. मतलब कहने से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं.
किधर है? टर्शरी सेक्टर के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ दिया है ना इंट्रोडक्शन के अंदर, उसके अंदर है। कौन सा? द FDI सीलिंग इन इंश्योरेंस कंपनी इज रेस्ड फ्रॉम 49 टू 74। एक कंपनी है इंडिया के अंदर इंश्योरेंस का, किसी फॉरेन इन्वेस्टर को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो पहले 49% ही अलाउड था। मतलब तू एक इंश्योरेंस का कंपनी है, तेरा वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपया है, किसी फॉरेन की कंपनी को तेरे को खरीदने का है तो वो सिर्फ तेरा 49% ले सकते हैं। अब वो लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया? 74। सो नाउ अ फॉरेन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन इंडियाज इंश्योरेंस कंपनी अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 74%। तो हर एक के अंदर FDI का लिमिट अलग होता है। कुछ कंपनीज में 24% अलाउड होता है, कुछ कंपनीज में 49 अलाउड होता है, कुछ कंपनीज में 51 अलाउड होता है, कुछ कंपनीज में 74 होता है, कुछ कंपनीज में 100% अलाउड होता है। तो हर एक का FDI का जो लिमिट है वो अलग होता है। हे झालं का? पुढे जाऊया मग. चलो MCQs का आंसर डिस्कस करूं. बताओ व्हाट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. सी the Indian manufacturers could not compete with the imports of cheap machine made goods. ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो पॉइंट था उसमें था. हर्ष क्लियर है बेटा? वेट करना है क्या? और कितना बाकी है? ठीक है ना, 2 मिनट दे देगा, घर पे जाकर वापस सॉल्व कर लेना. बिकॉज आई विल बी एंडिंग द लेक्चर एट अराउंड 3:30 एंड मैम विल बी स्टार्टिंग द लेक्चर एट 4 o'clock. मैंने नियति मैम को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, आपका लेक्चर 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा. और मेरे को ना कुछ इंट्रोडक्शन, वो जो चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट यूनिट है ना, उसमें मेरे को सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देना है. वो इंट्रोडक्शन इज हार्डली 20 मिनट्स. इसके लिए मेरे को वो कंप्लीट कर चलेगा क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सी इज द रॉन्ग आंसर, बी इज द राइट आंसर. ये जब तू पढ़ेगा ना तब उसके अंदर दिया हुआ है कि इंडिया के अंदर क्या लिखा है. देख, द फर्स्ट वेव 1980s में शुरू हुआ. फिर इंडिया में लिबरलाइजेशन कब आया? तो 1991 में आया. एक्चुअली कब आया? 1990. बट पहली बार कब फील हुआ? तो 1980s में हुआ. योर आंसर इज बी. आर वी क्लियर? चल थर्ड. ये मस्त है, ये बहुत कम लोगों को आया रहेगा. ए इज द रॉन्ग आंसर. नॉर्मली आदमी क्या सोचता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर. ये नॉर्मल आदमी, ये आम जिंदगी, ये मेंटोस जिंदगी. मतलब इट इज द यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ सीक्वेंस. पहले एग्रीकल्चर ग्रो हुआ, फिर सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ, फिर इंडस्ट्री. अच्छा, तेरे को इसके लिए एक हिंट भी दिया था. इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब कौन से ईयर में आया? 2014. पर इंडिया में सर्विस सेक्टर तो बहुत पहले से ग्रो होना शुरू कर दिया था. सो इंडिया के अंदर एक यूनिक पैटर्न आया. यूनिक पैटर्न क्या आया? ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दिया. पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट रिफॉर्म्स ग्रो कौन सा सेक्टर हुआ? सर्विस. और 2014 के बाद कौन सा सेक्टर में ग्रोथ दिख रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर. आर वी क्लियर? आर यू श्योर? पक्का है? आगे बढ़ो. फोर्थ वाला, ये नहीं आया ना मारूंगा. ये आज के लेक्चर का था. ए इज द राइट आंसर. ये भी आज के लेक्चर का था. सी, बी, FIF, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल. इसको अपन ने शॉर्ट फॉर्म दिया था FIF. कुछ 859 प्रोजेक्ट्स को उसने डिसबर्स कर दिया था. फिर बहुत सारा FDIs लेकर आया था. ये वो वाला पॉइंट. ये बराबर है. नेक्स्ट, ये भी आना चाहिए. B फॉर बेवड़ा के D फॉर दारूड्या? बेवड़ा इज द राइट आंसर. टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी. योर आंसर इज B. ए क्लियर? चल नेक्स्ट वाला. कुछ भी नहीं है, टाइम पास था. हाँ कर दिया चीज. 8th वाला भी आना चाहिए. अभी इसके अंदर अगर तुम देखोगे ना तो ये वाला तो मिसप्रिंट है. इसीलिए मैंने चेंज करवाया है.
अच्छा 3.5% क्या था? हिंदू ग्रोथ रेट। तो ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है, अब तुम्हारा रिवाइज्ड आंसर दे सकते हो। डी दारूडिया। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, बी एंड सी बोथ है ना बेटा। अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नेटवर्क फॉर एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडी, डी आएगा, डी दारूडिया। चलो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is not a policy reform? So can I say removing licensing requirements for all industries? ये all industries के लिए applicable नहीं था, 18 industries के लिए निकाला था, फिर वो 6 हो गया, आज के डेट में 5 लाइसेंस, वो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में 2 है, लाइसेंसिंग में 5 है। ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, सिगरेट्स, अल्कोहल, केमिकल्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए इक्विपमेंट्स, ये 5 कंपनीज को लाइसेंसिंग कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सी पक्का करेक्ट है। क्या लिखा है? इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वर रेस्ट्रिक्टेड इन इंडिया। हमने फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट कम कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या सोचकर रेस्ट्रिक्ट किया? कि गवर्नमेंट पॉलिसी वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम फॉरेन, इसके लिए ही तो हम लोग ने ये पॉलिसी लाया है। व्हाट इज द आंसर गिवन बिहाइंड? करेक्ट। नेक्स्ट 11th वाला भी आना तो चाहिए, 3.5 तक का वॉज हिंदू ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने बताया भी था, एग्जाम्पल भी दिया था, किसको बेचते थे? सो सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट टू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल टाटा, टाटा ने, कहना इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को सेल कर दिया टाटा को। सो योर आंसर विल बी बी बेवड़ा। द पॉलिसी ऑफ सेल of portion of government shareholding of a public sector enterprise is called as disinvestment। ये बराबर है, श्योर हो, क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 13, डी दारूडिया। MRTP का पर्पस क्या था? Ensure that operation of economic system does not result into concentration of economic power in the hands of few। Correct। To provide control, to provide फॉर द कंट्रोल ऑफ मोनोपोली, मतलब मोनोपोली को छूट दे देना कि मोनोपोली को कंट्रोल? करेक्ट, कंट्रोल मोनोपोली, टू प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव। आई थिंक द आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये बराबर है, श्योर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसी ने ए बोला, किसी ने सी बोला। ए मुझे नहीं लग रहा है सही। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वाज अ फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक और नाम है व्हीट रेवोल्यूशन। मैंने इसका मार्किंग्स नहीं दिया क्या? दिया है ना? हाँ। सो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड साइंटिफिक कल्टिवेशन वाज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बी बेवड़ा के डी दारूडिया। देख ये सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। अच्छा बिफोर बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पढ़ने में गलती किया है। बिफोर इंडिया के अंदर क्या था? तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तो नहीं था। हाँ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले क्या हुआ? लैंड रिफॉर्म्स आए। सो आई थिंक बी बेवड़ा इज करेक्ट। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या? तो पहले जमींदारी सिस्टम था, जमींदार लोग लैंड को ओन करते थे और टेनेंट्स को रेंट पर देते थे, और रेंट बहुत हाई चार्ज करते थे। गवर्नमेंट ने निकाल डाला, जमींदारी सिस्टम को निकाल डाला। पहले क्या होता था? जमींदार फार्मर को एक्सप्लॉइट करता था, उसकी ही जमीन उससे खरीद लेता था,
एट अ लोअर प्राइस, फिर वही जमीन उसको वो रेंट पर देता था एट अ हायर प्राइस। अच्छा, उसके अंदर भी क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करता था, तो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर देना, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर आना। ये तूने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। आर वी क्लियर? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। करेक्ट। कौन से ईयर का पॉलिसी है? इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1940। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ऐसा डायलॉग मारा था। इंडिया वॉज अ मिक्सड इकोनॉमी बट विथ अ सोशलिस्ट पैटर्न। I repeat, India was so India expanded the role to which sector? And licensing to private sector. Next wala, 17th. Rethinking the role of, नहीं समझा, समझा नहीं। मार्केट वर्सेस स्टेट का मतलब, मार्केट का मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। सो टू रीथिंक द रोल ऑफ कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट। इंडिया बिफोर 1991 was socialist. India after 1991 is mixed but with a socialist pattern. So 1991 में हमने क्या किया? एलपीजी ले आए। हाँ, एलपीजी लेकर आए, इसका मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेकर आए। इसका मतलब हमने क्या किया? रीथिंक किया कि भाई गवर्नमेंट के रोल को कम कर दो, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दो। पहले क्या था? गवर्नमेंट का रोल ज्यादा था, प्राइवेट का कम था। अब क्या हो गया? प्राइवेट का रोल बढ़ गया, गवर्नमेंट का रोल कम हो गया। हमने रीथिंक किया। ये क्या रे, आंसर देते हो मतलब नहीं समझते हो तो क्या फायदा वो चीज का? आर वी क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी कहाँ थी? क्या हम कैपिटलिस्ट थे? नहीं। सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टेड बाय द स्टेट। तो आंसर बी करेक्ट है। पक्का समझ में आया है? श्योर हो? आगे बढ़ सकता हूं? डन। तो इसके साथ अपना एक और चैप्टर खत्म हो गया, और उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बाय द नेम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब वी नीड टू जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज बाय द नेम ऑफ पब्लिक फाइनेंस। चलो मेरे को तो सिंपल भाषा में पहले तुम लोग पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है वो बताओ। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड पब्लिक फाइनेंस? फाइनेंस ऑफ द पब्लिक। मेरी माँ ने सिखाया है, जब कुछ नहीं आता है उल्टा करके आने। पब्लिक फाइनेंस इज द फाइनेंस ऑफ द पब्लिक। इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पब्लिक फाइनेंस, तेरा फाइनेंस, मेरा फाइनेंस के अपने कंट्री का फाइनेंस। क्या हर एक कंट्री को फाइनेंस लगता है? क्यों लगता है? स्टेबल इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए। पर पैसा क्यों चाहिए? क्या एक्सपेंडिचर होता है? करेक्ट है तू? वॉर कभी कभार होता है, बट आई अग्री। डिफेंस एक्सपेंस, फिर हेल्थ, स्कूल्स, कॉलेजेस, डैम्स, कैनाल्स, डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस है। देख एक सिंपल भाषा में कहना, इसे अपना पर्सनल फाइनेंस है। मेरा सोर्सेज ऑफ इनकम है, मेरा सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर है। तो मैं पैसा कहाँ से कमाता है? लेक्चर लेकर कमाता है। और मैं पैसा किधर उड़ाता है? लेक्चर के बाद हर जगह पैसा उड़ाता है। कैब में ट्रैवल करेगा, रिक्शा में ट्रैवल करेगा, ट्रेन में ट्रैवल करेगा, पिक्चर देखने के लिए जाएगा। ये मेरा पर्सनल फाइनेंस है। ये कौन सा फाइनेंस है? वैसे ही अगर मैं पर्सनल फाइनेंस के थोड़ा आगे बढ़ेगा तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कॉर्पोरेट फाइनेंस। कौन सा फाइनेंस? कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब कंपनी का फाइनेंस। कंपनी को भी पैसे का इनफ्लो रहेगा, पैसे का आउटफ्लो रहेगा। वैसे ही पब्लिक का फाइनेंस मतलब कंट्री का फाइनेंस। क्या कंट्री के फाइनेंस के अंदर रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, ये सब खर्चे आते हैं। पर उसके सामने सोर्सेज ऑफ इनकम उतना ही है कि उसके कंपैरिजन में कम है। कहना इसे आर सोर्सेज ऑफ इनकम आर लेसर एज कंपेयर्ड टू आवर सोर्सेज ऑफ एक्सपेंसेस। अच्छा, इंडिया में तुमको क्या लगता है? डैश इज ग्रेटर देन डैश।
एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन, और अगर पैसा कम पड़ता है तो अपन क्या करते, बोरो करते, बरोबर ना. तो कैन आई से देर आर 3 कंपोनेंट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग्स. क्या हर एक इकोनॉमी का चलने का तरीका सेम होता है? हर एक तरीका अलग रहेगा. कोई इकोनॉमी कैपिटलिस्ट रहेगा, कोई इकोनॉमी हर एक का प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी सेम है कि अलग है? सबसे बड़ा इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? व्हाट इज अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? ये अगर याद नहीं आ रहा है तो मुझे टेंशन आ रहा है. स्कैरसिटी, चैप्टर नंबर 1. स्कैरसिटी, स्कैरसिटी के वजह से कुछ सवाल खड़े हुए थे. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, विथ whom टू डू. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, विथ whom टू डू. 4 ही सवाल थे. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये याद आ रहा है? So all the economies of the world face one common problem, that is by the name of scarcity. Scarcity के वजह से खड़े हुए कुछ सवाल, what to do, what to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions are to be made for economic growth. ये बराबर. क्या हर एक इकोनॉमी का ये 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका सेम है? इसीलिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं? टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. क्या सिलेक्ट करते हैं? टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. कौन से 3 टाइप्स है? कैपिटलिस्ट. हाउ डज अ कैपिटलिस्ट सॉल्व ऑल इट्स प्रॉब्लम? गवर्नमेंट इंटरफियरेंस के विदाउट. लेजियस फेयर पॉलिसी, एडम स्मिथ. ही गवर्नड, और वो क्या बोलता था एडम स्मिथ? दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट. क्या बोला? दैट गवर्नमेंट इज द विच गवर्न्स द. एडम स्मिथ का मानना था कि गवर्नमेंट का 2 ही काम है. कितना काम है? 2 की जगह पर 3 कर दो. तीसरा याद आया मेरे को. 3 काम है. पहला, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. मेंटेन मतलब देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए. फाइट एक्सटर्नल अग्रेशन. पाकिस्तान ने उंगली किया तो पाकिस्तान के साथ हाथ करने का. पाकिस्तान ने हाथ किया तो अपन 2 हाथ करने का. मतलब इन शॉर्ट वाट लगा के रखने का. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल लॉ एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोलते. इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, एक्सटर्नल अग्रेशन. एंड थर्ड, प्रोवाइड सर्टन एसेंशियल कमोडिटीज टू द पब्लिक. जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, रेलवे का सप्लाई. ये सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने का. क्योंकि ये सब अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में गया तो बेटा पानी भी 500 रुपया लीटर बिकेगा. ट्रेन में जाना महंगा हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी अपन अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. साल में शायद 4 ही बार नहाएंगे. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें गवर्नमेंट ने किसके कंट्रोल में रखी? अब सो गवर्नमेंट के पास कितना काम है? कौन सा? फाइट, सॉरी, टू मेंटेन. दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन. और तीसरा टू प्रोवाइड सर्टेन एसेंशियल कमोडिटीज टू द पब्लिक. ये कैपिटलिज्म का तरीका है. कहने से कैपिटलिज्म के अंदर प्राइस तू डिसाइड करता है, मैं डिसाइड करता है कि मार्केट फोर्सेस. मतलब कहना है से कैपिटलिस्ट का तरीका अलग, सोशलिस्ट का तरीका अलग, और मिक्स्ड इकोनॉमी का तरीका अलग. अब देख, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ये बात सही लग रहा है कि दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट. क्या ये स्टेटमेंट आज एप्लीकेबल है? क्यों? मस्त है ना. गवर्नमेंट होगा ही नहीं तो कितना मस्त हो जाएगा इकोनॉमी. आराम से चलेगा खुले सांड के तरह. क्यों आज ये स्टेटमेंट सही नहीं है? क्योंकि अगर आपको याद रहेगा, ये तुम लोग लास्ट बेंच पर 2 जो भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, धंधे पर ध्यान दो ना. ये लिख रहे क्या? मत लिख, मुझे सुन. हाँ, तो चेन्नई से 1929 के अंदर कुछ तो कांड हुआ था. 1929, द ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन सुना है? 1929 के अंदर पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन था. यूएस डूब चुका था. बारिश में नहीं, डिप्रेशन. हालत खराब था वो लोग का. थोड़ा और पहले जाते हैं.
मैंने अभी क्या बोला, दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। एक और इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था जे बी से, जे बी से का एक लॉ था जिसका नाम था सेज लॉ। और सेज का लॉ क्या बोलता है, डिमांड सॉरी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, डैश क्रिएट्स इट्स ओन डैश। मतलब इकोनॉमी में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होएगा, ऐसा से अंकल बोलते थे। से सेज दैट सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, मतलब अगर तुम सप्लाई करेगा तो प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट, ये बोलो रे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा तो पैसा खर्चा करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिकली अगर देश में कॉन्ट्रैक्शन है तो एक्सपेंशन आ जाएगा। सो डैश क्रिएट्स इट्स ओन डैश, ऐसा मैं बोला कि से का लॉ था और ये बहुत सालों तक चला। एडम स्मिथ भी इसको प्रमोट करता था, एडम स्मिथ भी यही बोलता था गवर्नमेंट नहीं चाहिए, दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट, सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। पर 1929 में ऐसा हुआ कि ना, इसे अगर सप्लाई खुद का डिमांड खुद क्रिएट कर रहा है तो इकोनॉमी में डिप्रेशन आता ही नहीं। पर आया, क्यों आया? क्योंकि 1921 में प्लेग हो गया था, क्योंकि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था। तो ये वॉर, ये प्लेग, ये पैंडेमिक, ये खुशी का माहौल क्रिएट करता है कि डर, और डर के माहौल में लोग क्या करते हैं, पैसा बचाते। अब पैसा अगर बचाएगा तो इकोनॉमी में सप्लाई तो है पर डिमांड नहीं है, तो सप्लाई ने खुद का डिमांड क्रिएट, सप्लाई ने खुद का डिमांड क्रिएट, और अगर सप्लाई खुद का डिमांड क्रिएट नहीं कर रहा है तो ये लॉ एप्लीकेबल हुआ नहीं। फिर आया कीन्स, कीन्स बोलता है तुम्हारा लॉ पुराना हो गया। कीन्स ने इसको रिवर्स मारा, कीन्स बोलता है डिमांड विल क्रिएट इट्स ओन सप्लाई, इसीलिए केनीशियन थियरी को डिमांड साइड थियरी बोलते हैं और एडम स्मिथ के थियरी को सप्लाई साइड। सो एडम स्मिथ इज अ विच टाइप ऑफ इकोनॉमिस्ट, सप्लाई साइड, वेयर एज कीन्स इज अ डिमांड साइड। तो अब इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, डिमांड विल क्रिएट सप्लाई। अभी डिमांड विल क्रिएट सप्लाई मतलब अगर लोग डिमांड करेंगे तो ही मैं सप्लाई करेगा। तो अगर तूने डिमांड किया मतलब तेरे पास पैसा है, तू खर्चा करने को रेडी है, तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है, इन्वेस्टमेंट होएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। इनकम अगर तू खर्चा करने को रेडी है तो ही डिमांड बढ़ेगा। पहले उल्टा था, सप्लाई क्रिएटेड इट्स ओन, नाउ डिमांड विल क्रिएट इट्स ओन। आर वी ऑल क्लियर? आर यू श्योर? पक्का वाला बात है, डन 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 डन, कोई इसमें डाउट नहीं आएगा। अब अपन ने क्या बोला था, दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द, आज के डेट में ये एप्लीकेबल, क्योंकि डिप्रेशन आया तो सप्लाई ने खुद का डिमांड क्रिएट। तो डिमांड कैसे क्रिएट करने का, कौन क्रिएट करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिमांड क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट करेगा? बाय इंक्रीजिंग द इनकम लेवल्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स करेगा, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगा, गवर्नमेंट रोडवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन करेगा तो एम्प्लॉयमेंट होएगा। तो गवर्नमेंट का काम है। तो देख, ये कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में पढ़ना है। एक ऐसा पार्ट था जहां पर गवर्नमेंट का रोल इतना इंपॉर्टेंट, एक ऐसा पार्ट है जहां पर गवर्नमेंट का रोल, क्या आज के डेट में गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है? तो एक आदमी आया जिसका नाम था रिचर्ड मस्ग्रेव। रिचर्ड मस्ग्रेव, मस्ग्रेव का अंकल क्या बोल के गया कि गवर्नमेंट का 3 काम है। गवर्नमेंट का कितना काम है? एक एलोकेशन, क्या एलोकेट करते रिसोर्स, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिस्ट्रीब्यूट करते, इनकम, कोई ना कोई बोला रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज, वो OCSP बिजनेस स्टडीज। इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? इनकम। कैसा होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? इक्वल होना चाहिए। और तीसरा स्टेबिलाईजेशन। तीसरा गवर्नमेंट का काम क्या है? स्टेबिलाईजेशन कब चाहिए? जब इनस्टेबिलिटी। स्टेबल कब होना चाहिए? जब इनस्टेबिलिटी है। भूख कब लगता है? अच्छा, खाना कब खाते हैं? तो स्टेबिलिटी कब चाहिए? जब इनस्टेबिलिटी है। ए बराबर,
सो एक आदमी आया जिसका नाम क्या था बेटा, रिचर्ड मस्ग्रेव अंकल क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट का सिर्फ 3 ही काम है, गवर्नमेंट शुड प्ले अ पैसिव रोल के एक्टिव रोल। पहले गवर्नमेंट का रोल, अब गवर्नमेंट का रोल, पहले गवर्नमेंट का रोल सेकेंडरी था, अब गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। हाउ शुड रिसोर्सेज बी एलोकेटेड इफेक्टिवली, ऑप्टिमली, इसको एलोकेटिव एफिशिएंसी करके नाम दिया था। अब क्या होता है इंसान के जिंदगी में, W इज मोर, R इज लेस, मतलब परफेक्ट, वांट्स आर, रिसोर्सेज आर, देयरफॉर देयर इज स्कैरसिटी रहेगा तो ऑप्टिमम एलोकेशन के मिस एलोकेशन, MAOR इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होएगा तो प्राइसेस बढ़ेगा, तो सब लोग अफोर्ड, सब लोग अगर अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो क्या ऐसे सिचुएशन में अपने को देखना चाहिए, अरे बेचारा गरीब, तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मर, ये अच्छा नहीं है ना ये। देयरफॉर क्या ऐसे गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ेगा। पहले गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट, पर अब गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट दैट, आज के डेट में अपन प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, पर अगर प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो वो कौन सा गुड्स बनाएगा, डीमेरिट गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, सिगरेट्स, अल्कोहल, जिसमें उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा ना वो उसका प्रोडक्शन बढ़ाएगा। क्या प्राइवेट सेक्टर वाला पब्लिक पार्क खोलेगा, प्राइवेट सेक्टर वाला गार्डन खोलेगा, क्या पब्लिक सेक्टर वाला, प्राइवेट सेक्टर वाला कोई भी जगह पर ऐसा इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पर उसको रिटर्न्स कम है, मतलब वो तो ऐसी ही जगह पर इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पर उसको प्रॉफिट मिलता है। तो देख, मेरिट गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा है, सॉरी डीमेरिट गुड्स का प्रोडक्शन, मेरिट गुड्स का प्रोडक्शन, इसका मतलब हेल्थ एजुकेशन के अंदर प्रोडक्शन कम होएगा, तो क्या गवर्नमेंट को इंटरफियर करना चाहिए। पहले बोलते थे दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द, आज बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो इंटरफियर करे सो दैट देयर इज मैक्सिमम वेलफेयर। कौन से कंपटीशन में ऑप्टिमम एलोकेशन होता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज मिस, देयरफॉर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस। गवर्नमेंट कैसे इंटरफियर करता है, वाया डायरेक्ट। चल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर एजुकेशन दे दिया तो वो एजुकेशन सस्ते में बेचेगा कि महंगे में, इससे मिस एलोकेशन हो गया रिसोर्सेज का। तो अब गवर्नमेंट कैसे इंटरफियर करेगा, खुद का स्कूल डालेगा। अच्छा प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल महंगा है, सब लोग अफोर्ड कर सकता, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, खुद का हॉस्पिटल लेकर आएगा। अच्छा नहीं है, खुद का हॉस्पिटल नहीं क्रिएट कर सकता, इंसेंटिव देगा, प्रधानमंत्री आयुष योजना, जिसमें गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया है, मैं नाम भूल गया उसका, आयुष्मान भारत, आयुष्मान, वो बोलते हैं ना आयुष्मान भव, तो आयुष्मान भारत करके एक स्कीम लाया। स्कीम क्या बोलता है, जितने भी पुअरेस्ट फैमिलीज है इंडिया के उनको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हमारे तरफ से। तो प्राइवेट सेक्टर महंगा है, पुअर अफोर्ड कर सकता, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ले इंसेंटिव, 5 लाख रुपया मैं तेरे को देगा। एंड या तो क्या कर सकता है, रेगुलेटरी पॉलिसीज कि भाई तुम एजुकेशन को इससे ज़्यादा भाव में बेच सकता, तुम हेल्थ को इससे ज़्यादा भाव में बेच सकता नहीं। सो सबसे पहला, कैन यू अंडरस्टैंड द शिफ्ट, एडम स्मिथ का पॉलिसी लेजिएस्ट फेयर, दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द, जबकि आज के ज़माने के अंदर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, गवर्नमेंट का रोल प्राइमरी के सेकेंडरी, आज पहले गवर्नमेंट का रोल पैसिव था, आज गवर्नमेंट का रोल क्यों एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सो दैट रिसोर्सेज एलोकेट प्रॉपरली हो। समझा क्या। चल अभी डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं लिखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या लिखना चाहिए, हाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन लिखेगा तो भी चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लिखेगा तो भी चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होता है, तो पहले तो हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, और वो रिसोर्सेज को एलोकेट करके क्या बनता है, गुड्स एंड, अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज का क्या बनता है, मनी वैल्यूएशन। वो मनी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। आई रिपीट, मनी वैल्यूएशन ऑफ इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम।
अब ये जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट इंडिया के अंदर क्या होता है, रिच बिकम्स पुअर बिकम्स, मतलब इंडिया के अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली है कि अनइक्वल है। अब मेरे को बता, डोंट यू थिंक व्हाट एन आयरनी, एक तरफ अंबानी है जिसके पास 27 माले का खुद का घर है, और वही अंबानी के घर के सामने इंडिया का लार्जेस्ट स्लम भी है बाय द नेम ऑफ धारावी। व्हाट अ कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर ऑफ इंडिया, वेयर वन पर्सन हैज 27 फ्लोर्स टू लिव and the other person does not even have 270 square feet of a house। मतलब इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है कि अनइक्वल है? अच्छा, सब कुछ प्राइवेट के हाथ में दे दिया तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और बढ़ जाएगा। तो क्या ये होना चाहिए? देयरफॉर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंटरवेन। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? चल, अभी इससे ये समझ में आया कि गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है। ए हाँ, पहले क्या था? गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, तो क्या करना चाहिए? ओके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए, आई अग्री। ओहो हो, ये छाप कर आंसर दिया, मैंने तो लिखा भी नहीं है, कहां से आया ये आंसर? गजब। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या? जैसे जैसे इनकम वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। सो हु विल पे मोर, हु विल पे लेस, तो गैप कम हो जाएगा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो जाएगा, रिच से ज्यादा लो, पुअर से कम लो। इन शॉर्ट क्या करना क्या है वो सोच। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ाना है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम करना है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम कैसा करेगा? बाय प्रोग्रेसिव टैक्सेस, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। गरीब को चीजों को सस्ते दाम में दो। तुमने एक जगह का नाम सुना रहेगा, राशन की दुकान, सुना है क्या? राशन का दुकान मतलब कहना से वहां पर गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट्स पर फूड आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है। किसको? अंबानी को। ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर, व्हाइट, अरे होते कलर तीन तीन। व्हाइट वाला रिच तो उसको नहीं मिले, बट येलो वाला और ऑरेंज वाले को तो मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया? रिच से टैक्स ज्यादा लिया और पुअर से टैक्स कम लिया। अब जो टैक्स लिया वो पैसे से गवर्नमेंट राशन के दुकान में सस्ते दाम पर चीज रखेगा और गरीब को बोलेगा कि तू और सस्ते में लेकर जा। इसमें वेलफेयर किसका हुआ? पुअर का। आज कहीं ना कहीं कहना से ये जो राशन का शॉप है उसकी वजह से बहुत सारे पुअर फैमिलीज का हेल्प हो जाता है। सब्सिडी देना चाहिए, क्या किसी को भी कोई भी चीज फ्री में देना चाहिए, बस यही प्रॉब्लम है। कहने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री हेल्थ देता है, फ्री एजुकेशन देता है, और जब कोई चीज फ्री में मिलता है ना बेटा, एज यू राइटली सेड, उसका कोई वैल्यू नहीं करता। आज मेरे को तो बहुत खराब लगता है ना, आज एज एन इंडिविजुअल आई फील सला आई एम बीइंग टैक्स्ड फॉर बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम अ ऑनेस्ट टैक्स पेयर, आई हैव टू पे मोर टैक्स। आज गरीब का जिंदगी कितना मस्त। तू सोचा, गरीब को तो कुछ करना ही नहीं है ना उसको टैक्स बनना है, उसको हेल्थ भी फ्री, उसको एजुकेशन भी फ्री, उसको गवर्नमेंट लोन भी देता है, उसको गवर्नमेंट घर भी देता है, गवर्नमेंट हर कुछ करके देता है, तो साला मैं काम क्यों करूं? डोंट यू थिंक व्हेन यू गिव समबडी समथिंग फॉर फ्री, व्हेन यू गिव somebody something for, it will discourage the rich and the poor both. Rich will be discouraged, मैं साला इतना काम करूं और मेरे को टैक्स भरना पड़ रहा है तो मैं काम क्यों करूं? Poor will also be discouraged, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Why will poor be discouraged? अरे पुअर को तो मजा है ना, वो बोलता है मेरे को जब गवर्नमेंट खाना दे रहा है, रोटी कपड़ा मकान दे रहा है, हेल्थ दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, तो मैं काम करूं क्यों? मिल रहा है ना मुझे फुकट में, तो मुझे काम करना नहीं। मैं कमा रहा हूं पर गवर्नमेंट मेरे पे टैक्स कर रहा है, तो मैं काम करूं क्यों? इट डिसइंसेंटिवाइजेस द रिच एज वेल एज द, रिच को भी बुरा लगता है, पुअर को भी बुरा लगता है। ये बराबर श्योर है। तो क्या कभी भी किसी को फुकट में कोई चीज देना चाहिए? तुम उससे एक प्राइस, भले सब्सिडाइज लो,
एजुकेशन का कॉस्ट 10,000 रुपया है ना, तो मुझसे 1,000 का फीस ले, उसको उस 1,000 रुपए का कीमत पता होना चाहिए. आई फील वेरी बैड दैट मैं मंडे से लेकर संडे तक काम कर रहा है. आई वर्क एवरी डे और मेरे को टैक्स भरना पड़ता है. और जो गरीब है वो सारा काम नहीं करता है, फिर भी उसको सारे मजे मिल रहे हैं जिंदगी के. मैंने क्या गुनाह किया सर? आज जब वो टेररिस्ट अटैक हुआ था अजमल कसाब वाला, मेरे को मेरी तो कितनी फटती है, क्या बताऊं तेरे को. कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ट्रैवल करूं तो करूं कैसे. क्योंकि जब इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था सारा, मेरे लिए तो एक हवलदार भी नहीं. तू सोचा कभी? मैं तो टैक्स भी भरता है, मेरी जान को बचाने के लिए कौन है आएगा क्या कोई? अजमल कसाब टेररिस्ट, उस टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 400 लोग. मतलब ये मेरे को क्या मैसेज दे रहा है? टेररिस्ट बन, तेरी जान तो सेफ है. आज मेरा लाइफ तो सेफ ही नहीं है. ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, प्लेन साला क्रैश हो रहा है, हेलीकॉप्टर गिर रहा है. मतलब ये साल तो जान तो बर्बादी है. क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. तो एज अ ऑनेस्ट टैक्स पेयर I feel I'm being taxed for my honesty. If you are honest, pay tax. If you are smart, appoint a chartered accountant. He will help you save tax. पर मैं टैक्स भर ही क्यों रहा हूँ इतना ज्यादा? तो कहना ही से गवर्नमेंट का काम क्या है कि रिच को भी खुश रखना है, पुअर को भी खुश रखना है. तो गवर्नमेंट को इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना चाहिए? इक्वल के अनइक्वल? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड बी इक्वल. एंड फाइनली इकोनॉमी के अंदर क्या चाहिए? स्टेबिलिटी. जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया तो वो स्टेबिलिटी था कि इनस्टेबिलिटी? तो कौन बीच में आकर स्टेबिलाइज किया? गवर्नमेंट. अच्छा, आज ये जो बिजनेस साइकिल में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डाउन्स आया मतलब तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी, प्यार किया, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए. अब ये लुट गए तो अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या कौन? तो ये कहना इसे डाउनफॉल इज इनस्टेबिलिटी. तो स्टेबिलाइज कौन किया? गवर्नमेंट किया. मतलब गवर्नमेंट का काम क्या है? इकोनॉमी को स्टेबिलाइज करना विद द हेल्प ऑफ 2 पॉलिसीज, जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया है. नहीं जवाब दिया ना फोट डालूंगा. फिस्कल पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर. मॉनेटरी पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय फिस्कल पॉलिसी इज अनाउंस्ड हाउ मेनी टाइम्स अ ईयर? वंस अ ईयर. जबकि मॉनेटरी पॉलिसी इज अनाउंस्ड. तो स्टेबिलिटी लाता कौन है? पॉलिसीज. पॉलिसीज कौन लाता है? गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज. ये नहीं समझा रे? पक्का? आर यू श्योर? सो मेरे को बता, अगर इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रहे तो स्टेबिलिटी है कि इनस्टेबिलिटी है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इनस्टेबिलिटी है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है. तो क्या ऐसे सिचुएशन में इकोनॉमी में रहना चाहिए? तो ये इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है इसका सोल्यूशन कौन लेकर आएगा? गवर्नमेंट. कैसे लेकर आता है? विद द हेल्प ऑफ इट्स पॉलिसीज, या तो फिस्कल पॉलिसी या तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय आरबीआई गवर्नर, वेयर एज फिस्कल पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर. आर वी क्लियर? आर यू श्योर? पक्का वाला बात है. तो बेटा बेसिकली अपन ने क्या कंक्लूड किया? पहले हम लोगों ने बात किया कि गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट, दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द. एडम स्मिथ बोलता था, सेज बोलता था, दैट सेज लॉ सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन. बट 1929 में ये पूरा वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, जहाँ पर हमने ये रियलाइज किया कि सप्लाई खुद का डिमांड क्रिएट करता, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन. पहले गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस जरूरी नहीं था, पर 1929 के बाद रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है. अब गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट के काम क्या है? रिचर्ड मसग्रेव नाम का एक आदमी आया जिसने बोला गवर्नमेंट का सेकेंडरी रोल के साथ साथ प्राइमरी रोल भी है. सेकेंडरी रोल क्या था? पहले क्या था? लॉ एंड ऑर्डर, फाइट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड प्रोवाइड सर्टेन इंपॉर्टेंट कमोडिटीज. बट आज के डेट में गवर्नमेंट का 3 एक्स्ट्रा काम आ गया. गवर्नमेंट के पास 3 एक्स्ट्रा काम क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड स्टेबिलाईजेशन. आर वी क्लियर? आई शपथ समझा है? ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया. मैं इसका नोट्स देगा, बट आई एम नॉट डिक्टेटिंग. मतलब आज के दिन का मेरा टारगेट यही था कि मैं तुमको इसका नोट्स वगैरह देकर छोड़ देगा, बट मेरे में वो ताकत नहीं है कि मैं डिक्टेट कर पाऊँ. आई विल सेंड यू द फोटोज.
and there is one concept that you are supposed to come read for tomorrow's class. ज्यादा नहीं है, 3 sides. मेरे को बताओ ना, यूनिट 1 का पेज नंबर क्या है? बेटा समझ में आया है ना, सब क्लियर है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो पेज नंबर 220 पर अगर तुम लोग स्टार्ट में देखोगे ना, तो वो लोग ने वही सारी चीज़ों के बारे में बात किया है जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया. ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोगों का क्या व्यू था, रिचर्ड मसग्रेव ने क्या बोला. रिचर्ड मसग्रेव ने बोला एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलाइजेशन. क्या यहाँ तक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका है? अभी क्या रीड करके आना है? तो पेज नंबर 225, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस दिख रहा है. इसके अंदर वो जीएसटी वगैरह के बारे में बात की है. और ये देख, एक वर्ड है फिस्कल फेडरलिज्म. पहले ही पॉइंट को मार्क करना इंपॉर्टेंट, नहीं समझेगा तो कल समझाऊंगा. सो आई वांट यू टू रीड 225, 226 एंड 227 का ये वाला पार्ट इधर तक, मतलब हार्डली 2 पेजेस. ये इतना पढ़ के आएगा? देख, अगर नहीं पढ़ के आएगा ना तो क्या होएगा मैं बताता हूँ. नहीं, मेरे को आज जैसा इंडियन इकोनॉमी में मार्किंग दिया ना, वैसा वापस मार्किंग देना. इट इज अगेन हिस्ट्री, और नॉट हिस्ट्री, इट इज जनरल नॉलेज, फैक्ट्स. 2 ही पेज है, एक दिन में 2 पेज तो पढ़ ही सकते हो. ऊपर से आज का लेक्चर भी शायद थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे मैम, नहीं भी छोड़े. यू हैव द टाइम इन द मॉर्निंग. आई वॉन्ट यू ऑल टू कम रेड प्रॉपरली विथ दीज 2 साइड्स. कल का मेरा लेक्चर 4:30 to 7 ही रहने वाला है, नॉट टिल 7:30, बिकॉज आई हैव अनदर लेक्चर एट 7:30 एट सम अदर प्लेस. सो आई विल बी टेकिंग लेक्चर फ्रॉम 4 to 7. यू ऑल कैन बी रेस्ट अश्योर्ड. बट मेरे को वो 2 पेज पढ़ा हुआ चाहिए, और बाकी का नोट्स मैं आप लोगों के साथ अभी जाने के पहले शेयर कर दूँ. आर वी क्लियर? श्योर हो? So that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye.